दृढ़ पिंड के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे यहां पर कि दृढ़ पिंड से क्या तात्पर्य है। दृढ़ पिंड ऐसी वस्तुओं को कहेंगे, उन वस्तुओं को दृढ़ पिंड कहा जाएगा जिन पर बाह्य बल लगाने पर उन वस्तुओं के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात दृढ़ पिंड ऐसी वस्तु जिन पर बाह्य बल लगाने पर आकार या आयतन में ऐसी वस्तुएं जिन पर बाह्य बल लगाए जाने पर उन वस्तुओं के आकार में या उन वस्तुओं के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। दृढ़ पिंड जो है वह दृढ़ पिंड अनेक कणों का समूह होता है। दृढ़ पिंड अनेक कणों का समूह होता है और उन कणों की जो स्थितियां हैं, आपेक्षिक स्थिति, वह बल लगाने पर आपेक्षिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात इनमें बल लगाने पर आपेक्षिक दृढ़ पिंड अनेक कणों का समूह होता है जिनकी आपेक्षिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। उन वस्तुओं को या उस पिंड को हम दृढ़ पिंड कहेंगे जिन पर बाह्य बल लगाने पर आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह पिंड अनेक कणों का समूह होता है जिनकी आपेक्षिक, जिनकी मतलब वहां पर उन कणों की, अर्थात उन कणों की आपेक्षिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। उनके किन्हीं भी दो कणों के बीच की जो दूरी है वह दूरी अपरिवर्तित रहती है। ऐसे पिंड को कहा जाता है दृढ़ पिंड। गति के दौरान दृढ़ पिंड के आकार या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब कोई दृढ़ पिंड गतिमान होता है, जब कोई दृढ़ पिंड गतिमान होता है, इस प्रकार से गति करता है कि सभी कणों के, अवयवी कणों का विस्थापन और वेग समान हो। अर्थात अवयवी कणों का विस्थापन और वेग, यदि किसी दृढ़ पिंड के अवयवी कणों का विस्थापन और वेग समान है, कब? उस स्थिति में जब कोई दृढ़ पिंड गति कर रहा है, उस स्थिति में उसके अवयवी कणों का विस्थापन और वेग समान है, तो पिंड की इस प्रकार की गति को कहा जाएगा स्थानांतरीय गति। ऐसी गति को कहेंगे
स्थानांतरीय गति, अर्थात स्थानांतरी गति में जो है अवयवी कणों का विस्थापन और वेग समान होता है। एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ट्रेन की बोगी जब वो चलता है, ट्रेन में बहुत सी बोगियां अलग अलग हैं, जुड़ी हुई हैं, लेकिन जिस रफ्तार से जब चलता है तो सभी बोगियां जो है एक समान, सभी का वेग कैसा रहता है, समान रहता है। सभी के द्वारा, सभी बोगियों के द्वारा जो विस्थापित होती है वह भी एक समान, अर्थात उनका विस्थापन और वेग समान होता है। इसको हम स्थानांतरी गति कहते हैं, अर्थात ट्रेन की बोगी की जो गति है वह स्थानांतरी गति का उदाहरण कहेंगे हम उसको। और जब किसी दृढ़ पिंड पर बल या बल युग्म लगाया जाता है और उस बल युग्म के प्रभाव से वह पिंड स्वयं में से होकर के जाने वाली अक्ष के परितः, स्वयं में से होकर जाने वाली किसी अक्ष के परितः घूमने लगता है तो उसकी गति को घूर्णी गति कहते हैं। तब उसकी गति हो जाती है घूर्णी गति। क्या बोला गया कि घूर्णी गति जो है अर्थात पिंड स्वयं में से जाने वाले अक्ष के परितः घूर्णन करता है। घूर्णी गति में जो है पिंड स्वयं में से होकर जाने वाली अक्ष के परितः गति करता है। कोई पिंड है और उसमें से होकर के अक्ष गुजरा है, उस अक्ष के परितः वो गति करता है तो उसको हम कहेंगे घूर्णी गति। और यदि अक्ष बाहर है, यदि अक्ष उसके बाहर है, तब उस समय जो गति रहेगी वह गति कहलाएगी वृत्तीय गति। यहां पर हम जो अक्ष की बात कर रहे हैं तो अक्ष जो है वह अक्ष को हम उस अक्ष को घूर्णन अक्ष से परिभाषित करेंगे। अर्थात ऐसा कहेंगे कि कोई वस्तु यदि घूर्णन करता है और वह घूर्णन अक्ष जो है स्वयं उस वस्तु में है, उस पिंड के अंदर है, तब उसकी गति को हम घूर्णी गति कहेंगे। और अगर घूर्णन अक्ष जो है वस्तु या पिंड से बाहर है तब उसको कहा जाएगा वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु सामान्य गति और वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति दोनों करता है। क्या बोले कि जब कोई वस्तु या पिंड स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति दोनों शासित करता है तो उसकी गति को हम कहेंगे सामान्य गति। अर्थात सामान्य गति क्या हो गया, तो सामान्य गति में मतलब कि वस्तु का स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित भी होता है, साथ ही साथ उसके जो उस पिंड या वस्तु के जो अवयवी कण हैं, भाग हैं, वह घूर्णी गति भी करते हैं। एक उदाहरण साइकिल, जैसे साइकिल चलाते हैं जब, तो उसकी गति को हम सामान्य गति कहेंगे। उसमें स्थानांतरित गति भी होता है और पहिया जो है एक्सिल अक्ष के परितः घूर्णी गति भी करता है। तो यहां पर कुछ मुख्य बातें आ जाती हैं घूर्णी गति से संबंधित। दृढ़ पिंड के लिए, दृढ़ पिंड ऐसा पिंड है जिस पर बाह्य बल जब लगाया जाता है तो बाह्य बल लगाने पर उसके आकार आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके जो अवयवी कण हैं उनकी अपेक्षिक स्थिति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात कणों के बीच की दूरी अपरिवर्तित रहती है। तो कुछ मुख्य बातें इसमें यह है कि जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है, जब कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो उसके अवयवी कण वृत्तीय गति करते हैं। कोई पिंड घूर्णी गति करता है तो उसके अवयवी कण वृत्तीय गति करते हैं और सभी कणों का कोणीय वेग एक समान होता है, लेकिन अक्ष से दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण उनका रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है।
क्या प्रमुख बातें हैं इसमें कि कोई पिंड जब घूर्णी गति करता है तो उसके अवयवी कण वृत्ति गति करते हैं और सभी कणों का कोणीय वेग एक समान होता है, लेकिन चूंकि अक्ष से कणों की दूरियां भिन्न भिन्न होने के कारण उनका रेखीय वेग अलग अलग होता है। अर्थात घूर्णी गति में कोणीय वेग एक समान होगा पिंड के लिए, लेकिन हर एक कण के लिए जो है रेखीय वेग अलग अलग होगा। प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में वृत्ति गति करता है। तो आगे इसमें और है कि स्थानांतरण गति एक विमीय हो सकती है, द्विविमीय हो सकती है, त्रिविमीय हो सकती है, लेकिन घूर्णी गति केवल द्विविमीय और त्रिविमीय हो सकती है। तो क्या बोला गया, पिंड यदि घूर्णी गति करता है, पिंड घूर्णी गति करता है तो अवयवी कण वृत्तीय गति करते हैं। ये ऐसा, ये पिंड घूर्णी गति करता है और अवयवी कण वृत्तीय गति करते हैं। कोणीय वेग कणों का कोणीय वेग अर्थात ओमेगा एक समान होता है। कण का कोणीय वेग एक समान होता है, लेकिन रेखीय वेग वह जो है भिन्न होता है, अलग अलग होता है, क्योंकि घूर्णन अक्ष से प्रत्येक कण के लिए दूरी अलग अलग होती है। प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में वृत्तीय गति करता है। तो जो कण है वह वृत्तीय गति करते हैं। और कैसे गति करते हैं, तो घूर्णन अक्ष के लंबवत, घूर्णन अक्ष के लंबवत तल में वृत्तीय गति करते हैं। यह था घूर्णी गति से संबंधित कुछ बातें। इसमें हम आगे देखते हैं बल युग्म। बल वह कारक है जो किसी वस्तु पर आरोपित किया जाता है या होता है तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयास करता है या कर देता है। अर्थात बल के प्रभाव से वस्तु की स्थिति कुछ प्रभावित होती है या वो प्रभावित कर सकता है। तो उसी बल का प्रभाव हम यहाँ पे पढ़ेंगे बल युग्म। जैसे कि बताया गया कि बल क्या है, एक ऐसा कारक है जो कि किसी वस्तु पर आरोपित जब होता है तो उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकता है या उसका प्रयास करता है। परिवर्तनकार स्थितियों पर निर्भर करता है ये किस स्थिति में वह बल लग रहा है। बल युग्म घूर्णी गति में यदि हम चर्चा करें तो जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के दो बल
जब किसी दृढ़ पिंड पर समान परिमाण के यानी समान मात्रा के दो बल विपरीत दिशा में इस प्रकार से लगाए जाएं कि उनकी क्रिया रेखा एक न हो, तो बलों के इस युग्म को बल युग्म कहते हैं। और यह बल युग्म उस पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है, इसे कहा जाएगा बल युग्म। क्या बोला गया कि किसी पिंड पर आरोपित बल इस प्रकार से हैं कि एक दूसरे के विपरीत हैं, समान परिमाण के दो बल और एक दूसरे के विपरीत दिशा में आरोपित किए गए हैं, ऐसे कि उनकी क्रिया रेखा एक नहीं है, तब इसको हम कहते हैं बल युग्म। और इसकी प्रवृत्ति जो है वो उस पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति यह रखता है। इस प्रवृत्ति यानी इस बल युग्म की जो प्रवृत्ति घुमाने की, उसका जो माप है उसको कहा जाता है बल युग्म का आघूर्ण। जैसे ये एक पिंड है ए बी, यहां पर हम ले लेते हैं ये अक्ष O, इसके सिरे B पर और A पर, सॉरी हाँ, सिरे B पर और सिरे A पर क्या किया गया, बल लगाया गया। यहां पर देख रहे हैं कि बल का मान परिमाण जो है वो समान है, F माना, और उनकी जो दूरियां हैं, उनकी जो दिशा है वो दिशा एक दूसरे के विपरीत है। तब इस बल युग्म में यहां पर जो दो बल लगाए गए हैं, इन बलों में से एक बल और उनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को उस बल युग्म का आघूर्ण कहेंगे। अर्थात बल युग्म का आघूर्ण बराबर, बल युग्म का आघूर्ण बराबर यहां पर हो जाएगा एक बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, इस दूरी को बल युग्म की भुजा भी कहते हैं। इनका इस बल और इस दूरी के गुणनफल को कहा जाएगा बल युग्म का आघूर्ण। अर्थात एक बल और दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दो बलों की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी जो है उसको बल युग्म की भुजा भी कहते हैं। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि बल और उस बल युग्म की जो भुजा है इनका गुणनफल बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा। संकेत टाउ से दर्शाते हैं तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा F इंटू डी, बल गुणा दूरी। तो यहां पर यह सूत्र है टाउ का मान। इस सूत्र से यहां पर F यह हो गया इनके बीच की लंबवत दूरी। जैसे मान लीजिए थीटा कोण पे लगा है तो यहां से इसकी लंबवत दूरी ये हो जाएगी, ये बिंदु को मिला लिए, इसको नाम देते हैं बिंदु C। तो यह दूरी हो गई B, AB उस बिंदु A से B तक की दूरी है पिंड की। अब आगे
इसमें मात्रक देखेंगे तो यहां पर F मतलब बल, D मतलब इस रूप में दूरी का मात्रक, तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन और इस दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर। यह हो गया इसका मात्रक। विमीय सूत्र, विमीय सूत्र बराबर हो जाएगा इसका m l की घात 2, m की घात 1, l की घात 2, t की घात ऋण 2 न्यूटन मीटर मात्रक हो जाएगा और विमीय सूत्र हो जाएगा m की घात 1, l की घात 2 और t की घात ऋण 2। इसमें प्रकार देखते हैं, बल युग्म का प्रकार। तो बल युग्म का प्रकार नहीं बल्कि बल युग्म के आघूर्ण का प्रकार। जैसे ये इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे वामावर्त बल युग्म के प्रभाव से पिंड यदि वामावर्त दिशा में घूमता है, आघूर्ण होता है, तो उसको हम कहते हैं धनात्मक। अर्थात बल युग्म के प्रभाव से पिंड वामावर्त दिशा में घूमने की प्रवृत्ति रखता है तो उसके आघूर्ण को धनात्मक आघूर्ण कहते हैं, वामावर्त दिशा के लिए। और अगर वह दक्षिणावर्त में घूमता है, अर्थात दक्षिणावर्त दिशा में घूमने की प्रवृत्ति रखता है, तो उसको ऋणात्मक आघूर्ण कहेंगे। तो धनात्मक वामावर्त दिशा में घुमाएगा तो उस स्थिति में कहेंगे धनात्मक आघूर्ण, और दक्षिणावर्त में घूमने की प्रवृत्ति में हम कहेंगे ऋणात्मक आघूर्ण। इसका सदिशीय रूप कैसा होगा? तो सदिशीय रूप से पहले एक बार से इसको व्याख्या चर्चा कर लें कि बल युग्म क्या है। तो किसी पिंड पर समान परिमाण के बल कार्य करते हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में इस प्रकार से कार्य करते हैं कि उनकी क्रिया रेखा एक ही नहीं रहती है, तो इस युग्म को बल युग्म कहते हैं। और इसका प्रभाव यह होता है कि वह उस पिंड को घुमाने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रवृत्ति को हम बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं। इस प्रवृत्ति को नहीं बल्कि इस प्रवृत्ति की माप, इसका जो माप करेंगे वह माप होगा बल युग्म का आघूर्ण। यह दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। आगे देखेंगे। बल युग्म का आघूर्ण यहां पर मानते हैं इस चित्र से BAC माना कोण BAC बराबर थीटा। तब सूत्र के अनुसार अभी जो सूत्र बताया गया है कि आघूर्ण बराबर एक बल गुना दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, अर्थात टाउ बल युग्म का आघूर्ण हो गया। और बल युग्म का आघूर्ण टाउ का मान बराबर कोई भी एक बल, F ले लिए, कोई भी एक F गुना इनके बीच की लंबवत दूरी। तो यहां पर ये लंबवत दूरी है, ये BC। अब त्रिभुज BAC में देखते हैं, इसमें क्या साइन थीटा इक्वल टू त्रिभुज ABC में साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB। साइन थीटा इक्वल टू BC अपॉन AB या BC इक्वल टू AB साइन थीटा। यहां पर देख रहे हैं AB बराबर है L, तब BC बराबर हो जाएगा L साइन थीटा। यहां पर लिख लेंगे AB बराबर L। इस मान को यहां पर रखें
किस समीकरण में? समीकरण टाउ इक्वल टू एफ इंटू बी सी में। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं, तो उस समीकरण 1 में समीकरण 1 में BC का मान रखने पर आ जाएगा टाउ इक्वल टू एफ इंटू एल साइन थीटा, या ऐसा कहें एफ एल साइन थीटा इक्वल टू टाउ। टाउ इक्वल टू आ गया एफ एल साइन थीटा। इसको सदिश रूप में यदि लिखें हम, क्योंकि यहां पर ये दोनों सदिश राशियां हैं और ये साइन, तो इसका सदिशी रूप में कैसे आ जाएगा? टाउ इक्वल टू, अर्थात बल युग्म के आघूर्ण का मान बराबर दोनों सदिश F और L का सदिश गुणन, L क्रॉस F, ये आया। तो क्या आया? टाउ इक्वल टू L क्रॉस F, अर्थात सदिश रूप में बल युग्म के आघूर्ण का मान L और F के सदिश गुणन के बराबर होता है। बल युग्म के आघूर्ण को यहां पर परिभाषित किया गया, यहां पर टाउ जो है ये बल युग्म का आघूर्ण है, अर्थात इससे संबंधित दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण हम चर्चा करते हैं। तो उससे पहले ये जो व्यंजक आपने देखा, यह व्यंजक किसका था? यह व्यंजक था बल युग्म के आघूर्ण के लिए, और उस बल युग्म के आघूर्ण का मान टाउ इक्वल टू एल क्रॉस एफ, यानी कि दोनों का सदिश गुणनफल प्राप्त हुआ। कुछ उदाहरण देखते हैं दैनिक जीवन में। जैसे साइकिल हम चलाते हैं, अब साइकिल चलाते समय उसकी हैंडल, मान लीजिए ये हैंडल वाली पोजीशन है, उसमें बल लगाते हैं। एक बल एक हाथ से आगे की ओर तो दूसरे हाथ से इधर, दोनों बल में बल जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है कि वह साइकिल का हैंडल जो है वो मुड़ जाता है। इसी तरीके से नल की टोटी, अर्थात जिस नल को स्टार्ट करते हैं उसमें देखें तो उसको क्या करते हैं, ऐसे इस तरीके से घुमाते हैं ये, तो वहां पर भी क्या होता है? बल युग्म का प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव के कारण ये क्या होता है? यह घूमता है, वहां पर घूमने की प्रवृत्ति आती है और वो घूमता है। अन्य उदाहरण में इसमें से देखें, पेंसिल को हथेलियों के मध्य रख लें, जैसे ये, इसको हम हाथ में रखें और अगर एक हाथ आगे करते हैं, अर्थात इस एक हाथ के से आगे की ओर बल लग रहा है, तो सेम उतना ही बल दूसरे हाथ से पीछे की ओर। इसके कारण क्या हो रहा है? इसमें घूमने की स्थिति आ रही है। तो यह है बल युग्म का आघूर्ण। इस प्रकार हमने आज यहां पर देखा दृढ़ पिंड, घूर्णी गति और बल युग्म। दृढ़ पिंड अर्थात ऐसा पिंड जिस पर, ऐसा वस्तु जिस पर बाह्य बल लगाने पर उसके आकार वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और अगर कोई दृढ़ पिंड के में से होकर के कोई अक्ष गुजर रही है, उसी अक्ष के पड़ता हुआ पिंड घूमता है, तो उस पिंड की गति को हम कहते हैं घूर्णी गति। और अगर अक्ष के बाहर गति करता है तो वह गति हो जाएगी वृत्तीय गति। अगर कोई पिंड पर बल लगाते हैं और उस बल का प्रभाव ऐसा होता है कि अवयवी कणों का विस्थापन और वेग समान रहता है, तो वह स्थिति रहती है स्थानांतरीय गति। किसी पिंड के लिए स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति, स्थानांतरीय गति और घूर्णी गति दोनों है अगर, तो उस गति हम सामान्य गति कहते हैं। किसी पिंड पर बल लगाते हैं समान बल, परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में, इस प्रकार से कि उनकी क्रिया रेखा एक नहीं है, तो उस बल के युग्म को हम बल युग्म कहेंगे, या ऐसे बल को हम कहेंगे बल युग्म। इसके प्रभाव से वह पिंड क्या होता है? घूमने लगता है।
बल युग्म का आघूर्ण जो बताया गया था, तो यही परिभाषित या ऐसा कहें सूत्र के रूप में, तो दोनों बलों में से कोई भी एक बल और उनकी क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी का गुणनफल कहलाएगा उस बल युग्म का आघूर्ण। जैसे इस स्थिति में देखते हैं तो यहाँ पर बल F लगा, इस बिंदु A पर भी बल F लगा, तो इनके बीच की लंबवत दूरी यदि D है तो टाउ इक्वल टू F इंटू ये लंबवत दूरी जो BC है, ये मान BC रख लिए और ये सूत्र आया। सामान्य सूत्र देखें तो ये आ जाएगा F इंटू डी, इसका मात्रक हो जाएगा बल युग्म के आघूर्ण का न्यूटन मीटर। बीमी सूत्र m l स्क्वायर अर्थात m की घात 1, l की घात 2 और t की घात ऋण 2। सामान्य जीवन में भी इससे संबंधित उदाहरण मिल जाते हैं, जैसा भी बताया गया था, साइकिल के हैंडल पर बल लगाते हैं, नल की टोटी पर बल लगाते हैं, उस बल युग्म का दूसरी पे लगता है, बल युग्म हो गया, उसके प्रभाव से वो घूमता है। ठीक है, धन्यवाद।